इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। इस वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। बहुत अच्छी वीडियो है। YouTube पे ऐसी वीडियो तुम्हें नहीं मिलेगी। मैंने एक एक कंसेप्ट बहुत ही डेप्थ के साथ करवाया है इस वीडियो में, तो प्लीज़ स्किप मत करना, पूरी पूरी वीडियो देखना, बहुत अच्छे से समझ आएगा तुम्हें। चलो शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु, और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं पार्ट नंबर 12 ग्रेविटेशन का, जिसमें हम केपलर्स के दिए हुए लॉज के बारे में बात करेंगे। देखो, केपलर्स ने जो लॉज दिए थे बहुत ही बेहतरीन लॉज थे, जिससे हमने यूनिवर्स के बारे में, अपने सोलर सिस्टम के बारे में बहुत समझा है। न्यूटन को बहुत हेल्प मिली है, जिससे बेसिकली केपलर्स के लॉ। तो केपलर्स ने जब स्टार्ट किया था 1500 समथिंग में स्टार्ट किया था, वो किसी साइंटिस्ट के अंडर असिस्टेंट थे, उन्होंने स्टार्ट किया और उन्होंने अपने 3 लॉज दिए इस यूनिवर्स को समझ के। उस टाइम में ना कोई टेलीस्कोप होता था, ना कुछ होता था, सिर्फ ज्योमेट्री को समझना कि रात हुआ, दिन हुआ, ये मंथ बिगड़, ये साल हो गया, इन सब को लेके स्टडी की गई और इन सबके बेस पे हमें फिनोमेनास थ्योरी दी गई। तो बात करते हैं फर्स्ट लॉ से। केपलर ने जो फर्स्ट लॉ दिया था, केपलर महाराज ने कहा था, फर्स्ट लॉ में लॉ ऑफ ऑर्बिट नाम दिया था। उन्होंने कहा था कि हर एक प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, जिसमें सन मतलब एलिप्टिकल ऑर्डर में करता है, जिसमें सन सेंटर में नहीं होता, फोकस पे होता है ना। ये फोकस कैसे पता करते हैं? तो डेफिनेशन क्या है इसकी, या स्टेटमेंट क्या है? ये बोलता है कि each planet revolves around the sun in an elliptical orbit around the sun with the sun situated at one of its foci। देखो, इसको ना अलग तरीके से करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, समझेंगे बिल्कुल। एक एक चीज समझाऊंगा वीडियो में, वीडियो के एंड तक देखना। तीनों के तीनों लॉज के बारे में बात करी है मैंने इस वीडियो में, और बहुत मजा आने वाला है अगर समझोगे तो वीडियो को। तो ये हमारे पास मैंने 2 एक्सिस ले ली ना, ये एलिप्स है, एलिप्स का सेंटर आ गया, क्लियर है ना। एक ये पॉइंट आ गया S, एक ये पॉइंट आ गया S डैश। नाउ ये सेंटर है बेटा, जो सेंटर और रेडियस इन दोनों के बीच में जो पॉइंट होता है, इसे बोला जाता है फोकस, इसे बोला जाता है फोकस। तो ये सन की पोजीशन है, या तो सन की पोजीशन यहां रहेगी या फिर यहां रहेगी सन की पोजीशन। तो मैं यहां लेने वाला हूं सन की पोजीशन को, और ये प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड, ये फोकस पे होता है। तो अगर मैं इसकी ज्योमेट्री बनाना चाहूं तो ऐसे बना सकता हूं, ये रहा। तो अब क्या है, ये पॉइंट को मैं P मार्क कर रहा हूं, इसको P कर लेते हैं, इसको A कर लेते हैं, बेटर रहेगा ना। ये सन है हमारे पास, एक प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, से ये रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड। तो ये प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो ये एक रेडियस ही आ गई, ये रेडियस आ गई। जो ये बड़ी वाली रेडियस है, इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और जो इसको बोलते हैं सेमी माइनर रेडियस। तो मैं यहां लिख देता हूं, जिससे आइडिया बना रहेगा। अभी मैं प्रूफ नहीं बता रहा हूं, सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूं और समझा रहा हूं कंसेप्ट को। इसका प्रूफ भी बाद में किया गया न्यूटन्स के लॉ के हिसाब से, तो उसके बारे में भी बात करेंगे, डेरिवेशन के बारे में। तो ये जो यहां से लेके यहां तक दिखाई दे रहा है, मतलब ये S है। सो S और A, जो ये वाला पॉइंट है, अगर मैं बात करूं SA की, तो इसे बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। और अगर हम बात करें इसकी SP, वो आएगी सेमी माइनर एक्सिस। ये बहुत चीजें बाद में पता लगी थी, बट दिया है तो मैं यहां पे बता रहा हूं। नो, इस पॉइंट को जो A पॉइंट दिया गया, A पॉइंट का नाम दिया गया, ध्यान देते हैं, जो A पॉइंट है इसका नाम दिया गया एफिलियन, और इसका दिया हुआ पेरीहिलियन। पेरीहिलियन बेसिकली वो पॉइंट था जो बहुत पास में था, और एफिलियन बेसिकली वो पॉइंट था जो बहुत दूर था। पेरिहिलियन पास से याद रख सकते हो, पेरिहिलियन वो पॉइंट है जो बिल्कुल सन के पास था, बेसिकली जिसको बोला जाता है सेमी माइनर एक्सिस, और ये पॉइंट दूर था सन से, जिसको बोला गया एफिलियन, यानी सेमी मेजर एक्सिस। नो, जब प्लैनेट रिवॉल्व करता था, यहाँ पे बड़ी रेडियस आती थी, यहाँ पे छोटी, क्योंकि ये एलिप्स है। अब एलिप्टिकल जो हम बात करते हैं, एलिप्स का साइज भी बढ़ता रहता है, कम होता रहता है। अगर हम बात करें प्लूटो की, जो कि लास्ट प्लैनेट है, और बात करें मरकरी की, दोनों की अगर मैं मतलब एक ऑर्बिट की बात करूं, तो दोनों का ऑर्बिट ऑलमोस्ट मतलब
इतना ज़्यादा एलिप्टिकल होता है, मतलब इतना ज़्यादा एलिप्टिकल होता है कि साफ साफ दिखता है यहाँ पे सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस के बारे में। लेकिन वहीं अगर हम बात करें जैसे नेपच्यून हो गया, वीनस हो गया, मार्स हो गया, इनका जो ऑर्बिट होता है वो ऑलमोस्ट सर्कुलर होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो इसका हम एलिप्स लेने की बजाय सर्कुलर ले लेते हैं, तो ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो मैं बता रहा था, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बार। ये प्रूफ कैसे करें? अगर मैथमेटिकली मेरे को इसको प्रूफ करना हो तो कैसे किया, या फिर ये बोल सकते हैं कि डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर। तो केपलर का जो फर्स्ट लॉ है उसकी डेरिवेशन कैसे करी जाएगी वो देखते हैं। देखो इसके लिए हमें, चलो नेक्स्ट ही बना लेते हैं। इसके लिए मैं यहां पे एक ऑर्बिट ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। लगभग मैंने सर्कुलर ड्रॉ किया, वैसे एलिप्टिकल करना, चलो एलिप्टिकल कर लेते हैं। तो मैंने यहां पे एक एलिप्टिकल ऑर्बिट ड्रॉ किया है, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट ड्रॉ किया है। और अगर इसमें मैं बात करूं सन की, ये सन सिचुएटेड है, तो ये मैंने ले लिया प्लैनेट P। तो इस तरफ हमारा आ गया रेडियस वेक्टर। अब इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स है जो कि ऑपोजिट टू द R है, तो मैं यहां पे मार्क कर लेता हूं। तो इस तरफ एक फोर्स लगी है कैपिटल F। नाउ अगर मैं इसकी बात करूं मास ऑफ द अर्थ, अगर मैं अर्थ की बात करूं या फिर चलो प्लैनेट लेते हैं, तो मैं यहां पे MP लेने वाला हूं। MP बेसिकली मास ऑफ प्लैनेट, तो यहां पे MP लेने वाला हूं मैं, वो है मास ऑफ सन। मैं इसकी बात कर रहा हूं ना, ये रहा हमारा सन, ये तो ऑर्बिट है, ये प्लैनेट है, तो ये सन है बेसिकली। तो मैं इसको MS लेने वाला हूं जो कि मास ऑफ द सन है। तो यहां लिखने का मतलब भी नहीं बनता। हाँ, तो ये आ गया मेरे पास मास ऑफ सन, तो मैं इसको MS ले लेता हूं। अब ये स्मॉल वाला है, इसको मैं स्मॉल m ले लेता हूं, स्मॉल MP ले सकते हैं। देखो जो डिनोट करते ही अपने हिसाब से करते हैं, तो जो हमारे पास MP है वो आ गया मेरे पास मास ऑफ प्लैनेट। नाउ R की बात करें तो ये रेडियस आ गई, तो अगर मैं ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बात करूं, देखो फर्स्ट लॉ पहले निकालना क्या समझते हैं। फर्स्ट लॉ कहता है कि रिवॉल्व करता है सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में, और जिसमें सन एक फोकाई पे होता है, यही था। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा जब ये सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा एलिप्टिकल ऑर्डर में। तो ध्यान देते हैं, अगर मैं यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन देखूं, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड प्लैनेट, तो अगर इन दोनों के बारे में देखूं तो हमारे पास एक ग्रेविटेशन फोर्स आएगा F इज इक्वल टू माइनस GM/S/MP/R² विद R वेक्टर। बेटा R कैप लगाया मैंने यूनिट वेक्टर क्योंकि R की डायरेक्शन में है, माइनस साइन मैंने यूज किया क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द R है, तो मैंने इसलिए माइनस ले लिया। बट अगर मैं मैग्नीट्यूड लूंगा तो ऑब्वियस है मेरे को ये माइनस हटाना होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेते हैं तो माइनस की जरूरत नहीं पड़ती है ना। हमें पता है, यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं इस यूनिट वेक्टर की बात करूं, यूनिट वेक्टर के बारे में तुम्हें पता है, वेक्टर में पढ़ के आए हो कि R यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू R अपॉन R का मैग्नीट्यूड। ये R का मैग्नीट्यूड इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो F इज इक्वल टू GMS मास ऑफ प्लैनेट अपॉन R³ इंटू R वेक्टर, ये आ गया ना। ये रिवॉल्व कर रहा है, तो यहां पर एक कपल मोमेंट मिल रही है, मतलब टॉर्क मिल रही है। सो टॉर्क ड्यू टू सन, तो प्लैनेट पे जो टॉर्क मिल रही है सन की वजह से, वो क्या आएगी हमारे पास, टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर कह सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं इसकी बात करूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही, तो टाउ इज इक्वल टू GMS/MP/R³ इंटू R वेक्टर क्रॉस R वेक्टर, ये आ गया। जब इन दोनों को क्रॉस करूंगा तुम्हें पता है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं जो सेम होते हैं, ऑब्वियस R आ गया, तो R क्रॉस R का मतलब है R का मैग्नीट्यूड है एंड साइन 0, और साइन 0 क्या होता है 0, तो ये टर्म पूरी 0 होगी, मतलब टॉर्क इज इक्वल टू 0, कोई टॉर्क एक्ट नहीं करेगी। क्लियर है? नो, सिंस टाउ इज इक्वल टू
dl/dt। ये मैंने बेटा सर्कुलर मोशन में करवाया है। जो सिंपल फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और जो टॉर्क होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये मैं पहले करवा चुका हूं, तो सर्कुलर मोशन में जाके देख सकते हो, वहां पे अच्छी तरह पता लग जाएगा। यहाँ तो मैंने सिर्फ फॉर्मूला बताया है ना। टाउ इज इक्वल टू dl/dt, हमें पता है टाउ 0 है, तो एज टाउ इज इक्वल टू 0, सो dl/dt इज इक्वल टू, जब ये 0 हुआ तो dp इज इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब ये है कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम 0 हो गया, यानी l इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूं कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि चेंज नहीं हो रहा। टाइम के साथ जो चीज चेंज नहीं हो रही है, 0 आ रहा है, इसका मतलब वो कांस्टेंट है। तो अगर मैं फॉर्मूला बताऊं l इज इक्वल टू mvr, तो देखो जैसे जैसे r बढ़ेगा, इस वैल्यू को कांस्टेंट करने के लिए ध्यान देंगे, इस वैल्यू को कांस्टेंट करने के लिए जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे v कम हो जाएगी। मतलब ये है कि जब सन के दूर प्लैनेट जाता है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी ताकि l कांस्टेंट रहे। क्लियर है? मास तो चेंज हो नहीं सकता। अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करके दिखाऊं तो ध्यान देंगे, m1v1r1 इज इक्वल टू m2v2r2। मैं थोड़ा यहां लिख लेता हूं बेटा, वहां पे जगह कम पड़ रही है, समझ आएगा, वैसे छोड़ो। अब मास तो सेम रहेगा, ऑब्वियस है, मास तो चेंज होगा नहीं। क्या चेंज हो रहा है? मोमेंटम चेंज हो रहा है, और मतलब रेडियस चेंज हो रही है, और v चेंज हो रहा है। तो अगर यहां पे देखेंगे तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू r2 अपॉन r1। अगर इससे देखा जाए तो v1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r1। मैं एक बार देख लूं नीचे वाला एक्सप्रेशन है वो वीडियो में आया कि नहीं आया है? आ गया है, थोड़ा सा फर्क आया है, बट हाँ आ गया है। देखो तो ध्यान से देखो क्या आएगा, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे वेलोसिटी कम हो जाएगी, सो दैट एंगुलर मोमेंटम हमारा कांस्टेंट रहे। तो एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट करने के लिए अगर रेडियस बढ़ी, ऑब्वियसली अगर ये प्लैनेट यहां आ गया पास में, इसका मतलब ये जो रेडियस है ये कम है, ये रेडियस कम होगी तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो कभी भी अगर प्लैनेट को देखा जाए, प्लैनेट जब सन के पास आता है वो तेज वेलोसिटी से चलता है, लीनियर वेलोसिटी के साथ। और अगर हम बात करें जब दूर जाता है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। जब पास आएगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, दूर जाएगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो ये था प्रॉपर एक फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स प्लैनेटरी मोशन। तो केपलर ने ये लॉ दिया था हमें प्लैनेटरी मोशन का। अब बात करते हैं सेकंड लॉ के बारे में। वीडियो मैं बता रहा हूं बड़ी होने वाली है क्योंकि तीनों के तीनों लॉस के बारे में बात करनी है। अभी तो एक लॉ हुआ है, अब नजर मारते हैं दो लॉस की तरफ, दूसरे लॉस की तरफ। तो दूसरे लॉ ने क्या कहा था वो स्टार्ट करते हैं। देखो अब बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ केपलर्स प्लैनेटरी मोशन। तो सेकंड लॉ में केपलर ने कहा था कि द एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट इज ऑलवेज कांस्टेंट, या फिर मैं बोल सकता हूं कि द एरिया वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट अराउंड द सन। कोई भी प्लैनेट अगर सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो जो एरिया स्वीप करेगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। चलो ये छोड़ो, कांस्टेंट आ गया, या फिर कह सकते हैं इक्वल आएगा, ऑलवेज इक्वल। देखो तो स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू अ प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसे समझते हैं इसे, एलिप्टिकल सन, चलो इसको ना हम सेमी मेजर सेमी माइनर लेते ही नहीं है। एक प्लैनेट है, वो यहां से लेके यहां तक गया, तो उसने इतना एरिया कवर कर लिया। ये जो एरिया दिखाई दे रहा है उसने ये एरिया कवर कर लिया। अभी जो एरिया है ये तब कवर किया जब ए से लेके वो बी तक गया एक प्लैनेट। तो एक प्लैनेट ए से लेके बी तक गया और उसने ये एरिया कर लिया। मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली वेलोसिटी एक v होएगी और यहाँ पे भी एक वेलोसिटी v होएगी। एंड वेलोसिटी वेक्टर जो होता है वो हमेशा टेंजेंट टू दी लाइन होता है। चलो देखो नेक्स्ट बात करेंगे, लेकिन जब वो यहां से लेके यहां तक आएगा तो एरिया ज्यादा कवर करेगा। ज्यादा नहीं है, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एरिया, अगर बात करें C से D तक जिसकी वेलोसिटी यहां पे ये है, तो मैं इसकी v2 ले सकता हूं और इसकी भी v2 वेलोसिटी ले सकता हूं। तो ध्यान देंगे बेटा क्या हो रहा है, और ये सन है,
सन को नहीं छेड़ेंगे हम, गर्म बहुत ज़्यादा है। तो मैंने बताया कि द एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट इज ऑलवेज इक्वल। ए से बी तक गया, उसने सन के साथ ऐसे एक ट्रायंगल बनाया और एरिया कवर किया। ऐसे जब सी से डी आया तो एरिया, बट ध्यान देंगे ये और ये एरिया दोनों कवर इक्वल होंगे। मतलब ये है कि जो मोशन हुआ है यहां से लेके यहां तक, ये डेल्टा टी मतलब टाइम टी में हुआ है। ऐसे ही यहां से लेके यहां तक आया है टी में। बस फर्क ये है कि जब पास आता है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, जब दूर जाता है तो वेलोसिटी कम हो जाती है। मैंने पहले वाले लॉ में ही बताया था। एनीवेज, अब इसका प्रूफ देखेंगे। ये कैसे प्रूफ करेंगे हम? प्रूफ, या फिर हम बोल सकते हैं इसको डेरिवेशन ऑफ सेकेंड लॉ विच इज लॉ ऑफ एरियाज। ध्यान देंगे बेटा, मजा आने वाला है। ये लिप्स, ये सन, वन ऑफ इट्स फोकाई। मान लेते हैं कि एक प्लैनेट है, वो यहां से लेके, चलो ये बहुत ज्यादा हो गया तो पूरा ही कवर कर दिया। मान लेते हैं वो यहां से पी से लेके पी डैश तक गया है। एक प्लैनेट पी से लेके पी डैश तक गया है। अब वो यहां तक गया है तो ऑब्वियस है दोनों के दोनों में वेलोसिटी होगी एक। तो यहां पे अगर टेंजेंट बनाओ तो वेलोसिटी इस तरफ बनेगी, यहां टेंजेंट बनाओ तो वेलोसिटी इस तरफ बनेगी। अब ये वेलोसिटी है, ठीक है। और जो इतना सा कवर हुआ है ये डेल्टा टी में हुआ है, क्योंकि टाइम में तो पूरा का पूरा हुआ है, ठीक है। टाइम में तो पूरा का पूरा हुआ है। मैंने ये भी डेल्टा टी ले लिया। नाउ इफ आर इज द सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर बोल सकते हो, या आर इज बेसिकली रेडियस वेक्टर, और यहाँ पे ऑब्वियस है तो फोर्स लगेगी, तुम्हें पता होगा, ठीक है। बाकी सब मैंने नहीं करने वाला हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली मैं बताने वाला हूँ एरिया के बारे में। मैंने रेड मार्कर निकाला था, ये एरिया, ठीक है। हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि हम पहले वाले लॉ में करके आए हैं। तो चलो देखते हैं। नाउ एज dl over dt is 0, so L is always constant। शायद ये पता लग ही गया होगा। अब इसका जो राज है ना वो एरिया के पीछे है। एरिया निकालते हैं। नो, एरिया स्वेप्ट बाय प्लैनेट, प्लांट, वाओ, इन टाइम डेल्टा टी। तो डेल्टा टी में उसने कितना एरिया कवर किया देख लेते हैं। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बट यहां पे क्या हो रहा है, बेसिकली मैं ये इसकी बात करूं, पी पी डैश ऑलमोस्ट स्ट्रेट है तो मैं इसको हाइट ले सकता हूं। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू 1/2, बेस हमारे पास आ गया आर क्रॉस, ये आ गया पी पी डैश। मुझे लगता है यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब एक चीज और देखेंगे, देखो इसको सेपरेट कर लेते हैं, फिर वहां करवा दूंगा। नो, पी पी डैश के बारे में ध्यान देते हैं। देखो अगर मैं पी पी डैश निकालूं, पी पी डैश एक डिस्टेंस है, तो पी पी डैश अगर वो डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी लगी होगी, तो v इंटू डेल्टा टी। तो v डेल्टा टी मैं किसकी जगह लिख सकता हूं, पी पी डैश की जगह। तो अब मैंने क्या किया, पी पी डैश, देखो डेल्टा टी में लिया तो यहाँ पे डेल्टा टी लगाना है मुझे, ये डेल्टा टी लगाया और इनके नीचे ही मैंने डेल्टा टी लगा दिया है। हाँ अब बेटर है ना। आगे देखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ इंटू आर क्रॉस, क्या है हमारे पास, वी इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। ये कट गया हमारे पास। जब ये कट जाएगा, आई थिंक आई हैव लिस्ट सम, नहीं ठीक है, तो ये मैंने छोड़ दिया। अब डेल्टा टी कट जाएगा हमारे पास क्या रहेगा, डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ वी आर, ये रह गया। हमें पता है एज P इज इक्वल टू एम वी, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी। तो V का फॉर्मूला आ गया P अपॉन एम। बहुत बढ़िया, बस वैल्यू पुट करनी है। तो ये वैल्यू हम इसमें डाल देंगे। जब वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ, हमारे पास क्या आ गया, P अपॉन एम, मैंने इसकी जगह पुट कर दिया, इंटू आर। तो P अपॉन एम इंटू आर। अब ये भी देख लेते हैं, हमें पता है P और R की जगह एज L इज इक्वल टू पी आर। बेटा ये है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम इंटू डिस्टेंस। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी
इज इक्वल टू, इसकी जगह L/2m। मास कांस्टेंट होगा, L कांस्टेंट होगा, सिंस L and m are constant, so delta A over delta T is also constant। तो ये आ गया एरिया सेट बाय प्लैनेट इन टाइम, डेल्टा टी इज ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब कांस्टेंट करने के मैंने तुम्हें बताया था कि क्या चीज बढ़ जाएगी, कभी रेडियस बढ़ेगी वेलोसिटी कम होगी, और जो वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस कम होगी। तो ये हमारे पास था सेकंड लॉ जो कि केपलर भाई साहब ने दिया था हमें, जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ एरियाज, एरियल वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है, उससे ज्यादा इजी याद कर पाओगे इसको। तो ये था हमारे पास सेकंड लॉ जो मैंने अभी तक खत्म करवाया है। अब जाते हैं थर्ड लॉ पे और लास्ट लॉ पे। इसको देखना मत छोड़ना क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। तो अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ की, जिसका नाम है लॉ ऑफ पीरियड्स। देखो लॉ ऑफ पीरियड्स या थर्ड लॉ ऑफ केपलर्स कह सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था, केपलर भाई साहब यहां पे कहते हैं कि भाई टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब, ये बोला है। बस इतना सा काम किया है और इसने हमारे प्लैनेटरी मोशन की एकदम मतलब अच्छी से अच्छी थ्योरी को प्रूव कर दिया है, मतलब अच्छी से अच्छी assumptions को प्रूव कर दिया है। नाउ तो स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन अराउंड द सन बाय द प्लैनेट या ऑफ द प्लैनेट is directly proportional to the cube of the semi major axis of its elliptical orbit। ये elliptical orbit है, अगर elliptical orbit ना हो तो क्या होने वाला है वो भी देखते हैं। तो elliptical orbit नहीं हो तो क्या होएगा, या फिर सर्कुलर होगा तो क्या होने वाला है। तो बस इतना ही। अगर मान लेते हैं फॉर टू प्लैनेट्स, अगर दो प्लैनेट्स हैं तो उस केस में T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब, ये लगा सकते हैं, जिससे हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल का रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट। नाउ अब बात करने वाले प्रूफ की, और ये वीडियो बहुत ही शानदार बनी है, मुझे तो बहुत मजा आया वीडियो को बना के। तो ऑब्वियसली डेरिवेशन बोलेंगे इसे, डेरिवेशन ऑफ थर्ड लॉ और केपलर भाई साहब। हाँ तो मैंने बताया है कि देखो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा। एक काम करते हैं, सर्कुलर लेते हैं, मैं दोनों को समझाऊंगा, अभी सर्कुलर लेते हैं। तो मैंने एक सर्कुलर ऑर्बिट लिया। सर्कुलर ऑर्बिट किस किस का होता है, वीनस का होता है, मार्स का होता है, नेपच्यून, तीनों का लगभग सर्कुलर होता है। अर्थ का भी लगभग हम सर्कुलर ही लेते हैं ना। जो इसकी रेडियस है वो है r, ठीक है, कैपिटल R लें, स्मॉल r थोड़ा छोटा लगता है बेटा। अगर यूनिवर्स की बात करें, प्लैनेट की बात करें तो कैपिटल लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया आएगा। अब एक फोर्स तो लगेगी इस तरफ जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी, एक इसको बाहर की तरफ खींचेगी मोशन की वजह से, फोर्स ऑफ अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स आई थिंक बोलते हैं इसे। ना अगर मैं बात करूं यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स की, देखो अवे फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड सेंटर, सेंट्रीपिटल बात एक ही है ना। अगर मैं Fg की बात करूं तो मान लेते हैं जो प्लैनेट है इसका मास m है, और जो ये वाला प्लैनेट है इसका मास कैपिटल M है। सॉरी मैंने फिर गड़बड़ कर दी है। जो ये सन है, ये जो सन यहां पे दिखाई दे रहा है, इसका मास कैपिटल M है। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट हमारे पास कैपिटल R है। तो अगर मैं बात करूं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की, तो कैपिटल G मास इनटू मास अपॉन R का स्क्वायर, यही आया ना। और अगर हम बात करें Fc की, सेंट्रीपिटल फोर्स वो होता है mv स्क्वायर अपॉन R। ये होगा, दोनों को इक्वेट करते हैं क्योंकि तभी तो ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम पा रहा है। चलो फिर कर लेते हैं। तो Fg इज इक्वल टू Fc विच मीन्स हमने क्या निकालना है, v निकालना है। तो इसको पहले रख लेते हैं, mv स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल टू gmm ओवर R स्क्वायर। तो यहां से m से m भाग गया, r से r भाग गया, हमारे पास क्या रह गया, ध्यान देंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू gm ओवर r, ये रह गया। हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड और रेडियस में एक रिलेशन निकालना है। तो इसके लिए टाइम पीरियड देखना पड़ेगा हमें। टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, नो, वेलोसिटी
इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस अपॉन टाइम ऑफ रिवोल्यूशन, या टाइम पीरियड ही बोल सकते हैं हम इसे। तो ध्यान देंगे वेलोसिटी की बात करें तो v इज इक्वल टू 2πr अपॉन टाइम पीरियड इज कैपिटल T। ये आ गया, यहां पुट कर दो। तो जब इसको मैं यहां पे पुट करूंगा तो क्या आएगा, 2πr अपॉन T का होल स्क्वायर इज इक्वल टू gm/r। यही आया ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, 4π स्क्वायर r स्क्वायर डिनोमिनेटर में t स्क्वायर gm/r। ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये जाके ऊपर गया। जब ये ऊपर जाएगा ध्यान देंगे क्या हुआ, t स्क्वायर ये ऊपर गया, ये नीचे आ गया। तो नीचे आके क्या होगा, 4π स्क्वायर अपॉन gm इंटू r क्यूब। ये आ गया ना। हमें पता है दीज आर कांस्टेंट। जब ये सारे के सारे कांस्टेंट है तो क्या आया, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। सॉरी, इक्वल क्यों लगा दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अभी के की वैल्यू क्या चीज है, देखो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे लिख दूं, जगह कम है, जगह कम है, जगह कम है, यहाँ लिख देते हैं। थर्ड रॉ काट के यहाँ लिख देते हैं इतने से कैबिन में। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब आ गया। जो के की वैल्यू होती है बेसिकली 2.97 इंटू 10⁻⁻19 सेकेंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब होता है। अब ये कहां से आती है, ऑब्वियस है 4 की वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे, जी की वैल्यू पुट करेंगे, एम की वैल्यू पुट करेंगे, ये सारा का सारा पुट करेंगे और हमारे पास के की वैल्यू आ गई। ऑलमोस्ट सेम होती है फॉर ऑल प्लैनेट्स। हर एक प्लैनेट के लिए के की वैल्यू सेम होती है लगभग। इसे हम 3 इंटू 10⁻⁻19 भी यूज करते हैं। एनीवेज, मैं टाइम पीरियड बता रहा था बेटा। टाइम पीरियड ऑफ अर्थ तुम्हें पता है कितना होगा, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ कितना होगा, क्या लगता है, 365 डेज, या फिर मैं बोल सकता हूं 1 ईयर। काम करते हैं बेटा, थोड़ा सा ना काट के लिखते हैं क्लियर करके, क्योंकि ये सुंदर सुंदर लिखने में मजा आएगा। तो देखो, जो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ है वो है 1 ईयर विच इज इक्वल टू 365 डेज। फिर हम बात करते हैं टाइम पीरियड ऑफ प्लूटो। बेटा प्लूटो का लगभग 287 ईयर्स है। मतलब ये है कि एक बार मतलब ऑर्बिट का पूरा चक्कर लगाने में कितने साल लगते हैं, 287 ईयर्स। 3 जनरेशन लगभग चली जाती है, लगभग। अब तो ज़्यादा ही चली जाएंगी जैसे जैसे बढ़ रहा है। टाइम पीरियड ऑफ मर्क्यूरी की बात करें तो 81 डेज ओनली। 81 डेज में इसका पूरा गेड़ा लग जाता है। तो ये मैंने बताया था अर्थ के बारे में। ये था अर्थ के लिए, ये था प्लूटो के लिए, ये मर्क्यूरी के लिए। बेटा प्लूटो गायब नहीं हुआ है, प्लूटो बस बहुत दूर चला गया। सेमी मेजर एक्सिस की बहुत बड़ी है, इसके दूर चला गया। अच्छा हाँ, मैं बता रहा था कि अगर ये सर्कुलर ना होके एलिप्टिकल होता तो क्या होता, वो भी देख लेते हैं। अगर सर्कुलर ना होके ये एलिप्टिकल होता तो क्या होने वाला है, फिर उस केस में हम सेमी मेजर एक्सिस यूज करते हैं। ये एलिप्टिकल है तो ये सन आ गया हमारे पास, ये आर है, ये बी है, ये ए है। सेमी मेजर को हम ए यूज कर लेते हैं, ये बी यूज कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, आर इज रिप्लेस्ड बाय ए विच इज सेमी मेजर एक्सिस। तो बाकी सब सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वीडियो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया वीडियो बनाने में। आई होप तुम्हें ही मज़ा आया हो। तो बस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करने वाले हैं। वीडियो में बहुत मेहनत लगती है भाई बेटा, कम से कम 1 लाइक तो बनता है। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बाकी कंटेंट है वो भी देख सकते हो। लगभग सारे चैप्टर्स कवर है हमारे। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं वेटलेसनेस के बाद, शायद वेटलेसनेस की बात करेंगे, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करेंगे। इसके बाद वीडियो का खात्मा, और फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि नेक्स्ट बुक में है तुम्हारी, ठीक है, ग्रेविटेशन के बाद। तो सॉलिड स्टेट के बारे में बात करेंगे, ऐसे ही चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। और बस प्यार बांटते रहो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।